जी, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं हम शेल स्क्रिप्ट्स को। अच्छा, शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है? शेल का हमने स्टडी किया था, लिनक्स के अंदर डिफरेंट शेल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब यहाँ पे कमांड देंगे कैट etc शेल्स, तो ये फ्रेंड आपके पास नॉर्मली ये बिन बैश शेल और एस शेल होता है, ठीक है। तो ये बॉर्न शेल और बॉर्न अगेन शेल कहते हैं इसको। ये दो बेसिक और बहुत सारे, लेकिन ये कि सेंट्रोस के अंदर ये दो होते हैं। अगर आप यूबंटू के अंदर जाके यही कमांड देंगे तो यूबंटू में जो, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ज़रूरी नहीं कि सेम शेल हो, डिफरेंट शेल्स की सपोर्ट हो सकती है। आप एडिशनल शेल्स की सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एस शेल है, बैश शेल है, आर बैश शेल भी है, यहाँ पे टीमुक्स शेल भी है, स्ट्रीम। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं शेल्स, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, हर शेल की अपनी एक रिक्वायरमेंट है साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, सम अदर स्टफ, तो उसके लिए तो लोग डिफरेंट शेल्स को यूज करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली शेल्स हम यूज करते हैं टू फॉर स्क्रिप्टिंग पर्पसेस वो या बैश शेल है, ठीक है। आजकल के उसमें एस एस शेल जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए, जो यूनिक्स बेस्ड और आपके डिस्ट्रीब्यूशंस हैं या डीबियन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उनमें जो लेगेसी कह लें कि जो स्क्रिप्ट्स हैं वो ज़्यादातर नॉर्मल शेल में लिखे हुए हैं एस एस शेल के अंदर। तो आइदर वे यू कैन गो विद दीज टू, कॉमनली दीज टू शेल्स के साथ हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो ये बेसिकली शेल्स की बात है कि शेल जो है वो क्यों चाहिए होता है। तो जैसे मैंने बहुत पहले शायद शुरू में डिस्कस किया था कि आपकी हार्डवेयर की जो, या जो भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की लेयर होती है, क्योंकि आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, वो कंटेनर भी हो सकता है, समथिंग एल्स, मतलब ठीक है, सॉफ्ट एंड हार्ड कोई भी हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेयर के ऊपर आपकी जो है वो ओएस की लेयर होती है। ओएस की लेयर में कर्नल होता है और कर्नल के ऊपर शेल होता है। तो शेल इज ह्यूमन फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली होता है, क्योंकि कमांड्स हम देते हैं उसको वो यूजर फ्रेंडली होती हैं, और फिर वो कमांड्स ट्रांसलेट होती हैं इनटू कर्नल कमांड्स। कर्नल की जो कमांड्स होती हैं डिफरेंट, वो उनकी ज़रा डिफरेंट सिंटैक्स होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में होती हैं, और फिर वो कर्नल जो है वो इंस्ट्रक्शंस पास इट ऑन करता है टू हार्डवेयर यूजिंग बायोस या ईएफआई की जो रूटीन्स होती हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स कहते हैं उनको, उनके थ्रू बेसिकली ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है सिस्टम का जिसको पता है। तो इसलिए हम शेल के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं, शेल स्क्रिप्टिंग से मुराद ये है। अच्छा, इनिशियली शेल स्क्रिप्ट किस तरह लिखा जाता है? तो अगर हम सिंपल एडिटर आप कोई भी यूज़ कर लें, लेट्स सपोज मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, माय फर्स्ट शेल, मैं सिंपल से बेसिक से स्टार्ट करूंगा और फिर मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, रियल टाइम एग्जांपल, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो फाइल जिस पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके साथ हम आखिर में डॉट एस एच लगा देते हैं। डॉट एस एच स्टैंड फॉर शेल स्क्रिप्ट। इनकी एक्सटेंशन की जरूरत नहीं होती लिनक्स के अंदर, बट टू मेंशन के जी ये जो फाइल है, ये इसकी जो स्क्रिप्टिंग है वो शेल बेस्ड स्क्रिप्टिंग है, या पर्ल लैंग्वेज यूज हुई है स्क्रिप्टिंग में, रूबी इस्तेमाल हुई है, या यमल लैंग्वेज इस्तेमाल हुई, डिफरेंट आपके पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। कौन सी लैंग्वेज में ये कोड लिखा हुआ है या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है, तो उसको रिकग्नाइज करने के लिए हम आखिर में एक एक्सटेंशन लगा देते हैं। तो अब ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, बट फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट हम लोग नॉर्मली डॉट एस एच शेल स्क्रिप्ट के लिए लगा देते हैं। अब शेल स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर, एक स्कल जो है इसका, वो समझा देता हूँ, और उसके बाद फिर हम डिफरेंट एग्जांपल्स, मेरे पास 10-12 एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट शेल स्क्रिप्ट्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यूज हुए हैं, लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स या लूपिंग स्ट्रक्चर्स, या और वेरिएबल्स डिफाइन किस तरह करते हैं, ये सारा कुछ जिस तरह एक लैंग्वेज के अंदर होता है। तो इसमें सबसे जो फर्स्ट लाइन होती है उसको हम कुछ इस तरह, शेल स्क्रिप्ट के अंदर वो हम कुछ इस तरह करते हैं, इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अपना एक्सक्लेमेशन डाल देते हैं, हैश साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और आगे हम शेल का जो है वो रेफरेंस पास कर देते हैं, स्लैश बिन स्लैश डैश, मैंने आपको दिखाया था। तो ये फर्स्ट लाइन होती है शेल स्क्रिप्ट की। इसको हम शी बैंग भी कहते हैं बेसिकली, इसके डिफरेंट नाम है। तो शी बैंग ये बेसिकली हम यूज करते हैं टू मेंशन द शेल, किस शेल के लिए आप ये स्क्रिप्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि हम बैश शेल को यूज करेंगे, क्योंकि हर शेल की कमांड सेट डिफरेंट हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो कमांड जो बैश शेल पे चलती हैं वो एस शेल पे शायद ना चलें, तो इसलिए ये हमें बताना बहुत जरूरी है। तो ये एक फर्स्ट लाइन है। उसके बाद फिर आप जो भी कमांड देंगे वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। जिस तरह विंडोज के अंदर बैच फाइल होती है, तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट फाइल है, शेल स्क्रिप्ट फाइल है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एक सिंपल
इको कमांड यूज करता हूँ, जो कि इको कमांड हम यूज करते हैं डिस्प्ले मैसेज वेलकम माय फर्स्ट स्क्रिप्ट। और आपको मैंने जैसा बताया था कि इको ये स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करती है। आप इको कमांड से मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं। आप चाहे तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, अपने ग्लोबल इन्वायरमेंट वेरिएबल जो डिफाइन होते हैं सिस्टम लेवल पे, उनकी वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि वेलकम टू माय स्क्रिप्ट फर्स्ट स्क्रिप्ट बाय या कर दें, और यहाँ पे हम लेट्स सपोज या यहाँ पे हम फिलहाल मैं खैर कॉम्प्लेक्स नहीं करता, मैं यहाँ पे $साइन यूजर लिख देता हूँ। $साइन हम लगाते हैं जो कि हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है उसके साथ, तो ये वैल्यू प्रिंट करता है, सिंपल। और इसी तरह अगर आप डेट कमांड लिखते हैं तो ये डेट कमांड दिखा देगा। कैट etc पास wd कमांड, तो ये आपको यूजर की लिस्ट दिखा देगा। तो इस तरह की चीजें जो है वो आप यहाँ पे कमांड दे सकते हैं, डिफरेंट कमांड्स। ये तो नॉन मीनिंगफुल आपको कुछ लग रहा होगा, बट अभी हम मीनिंगफुल स्क्रिप्ट्स भी देखते हैं। सिंपल समझाने के लिए, सिंटेक्स को समझाने के लिए सिंपल मैंने एग्जांपल्स आपको दिखाई हैं। या हम इसको यहाँ पे इको कमांड से थोड़ा सा टाइम एंड डेट, तो मैं इसको करके और यहाँ पे इसको सेव करके बाहर आ जाता हूँ। तो ये हमारी एक स्क्रिप्ट फाइल माई फर्स्ट डॉट sh हमारी बन गई है। अच्छा, इसको हम अगर लॉन्ग लिस्ट करें तो इसकी जो परमिशन है आपको देख रहे होंगे, रीड राइट एंड रीड ओनली। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो स्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उनकी परमिशन में कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। मॉडिफिकेशन क्या करनी पड़ती है कि इसको एग्जीक्यूट के राइट्स देने पड़ते हैं, तभी जाके ये स्क्रिप्ट फाइल बनेगी। अगर आप देखें तो ये memlix2 या memlix3, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने उससे लास्ट जो ईद से पहले हमारा लास्ट सेशन था तो उसमें हमने कुछ स्क्रिप्ट चलाए थे, लेकिन उसमें हमने ये आप देख रहे हो तो ये ग्रीन कलर आपको शो कर रहा है। तो ग्रीन कलर क्यों शो कर रहा है? रीजन कि ये एक स्क्रिप्ट फाइल है। और यहाँ पे एक्स आपको नजर आ रहा है आखिर में, हर उसके परमिशन स्ट्रिंग में हर जो एंटिटी है, चाहे वो यूजर ओनर है, ग्रुप ओनर है या अदर्स है, तो उनके आखिर में एक्स के राइट्स दिए हैं, एग्जीक्यूट के राइट्स दिए हैं। तो ये राइट्स आपको देने पड़ते हैं, तभी जाके आप इस फाइल को स्क्रिप्ट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपल कमांड यूज करेंगे chmod, ठीक है, चेंज मोड कमांड आपको याद होगा। और इसमें आप दो तरीकों से परमिशन दे सकते हैं, न्यूमेरिक मेथड से भी और सिंबॉलिक मेथड से। टू सिंपल उसके लिए अगर आप करेंगे तो a+x कर दें। a+x का मतलब है कि ऑल को एग्जीक्यूट के राइट्स हैं, याद होगा मैंने आपको ये कराया था मॉड्यूल यूजर मैनेजमेंट के अंदर। तो a+x और आगे फाइल का नाम दे देंगे माई फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट sh, माई फर्स्ट डॉट sh। तो ये मैंने कर दिया। और दोबारा अगर मैं लॉन्ग लिस्ट करूँ तो अब आप देखें तो माई फर्स्ट डॉट sh जो है वो कलर भी चेंज हो गया और परमिशन में एग्जीक्यूट के राइट्स आ गए। अच्छा, अब किसी भी स्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट करना हो करंट डायरेक्टरी के अंदर तो हम डॉट/ और आगे स्क्रिप्ट फाइल का नाम लिख देते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन एग्जीक्यूट अ स्क्रिप्ट। तो अब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये देखें वेलकम टू माय फर्स्ट स्क्रिप्ट, और उसके बाद वो इको कमांड, और इको हमने $साइन यूजर किया था। तो करंटली मैं एज ए स्टूडेंट से लॉग इन हूँ, तो उसने मुझे यहाँ पे स्टूडेंट दिखा दिया। करंट टाइम एंड डेट जो है वो फ्राइडे May 21, मैंने डेट कमांड से टाइम एंड डेट ले ली। तो इस तरीके से आप स्क्रिप्ट फाइल को यूज करते हैं टू एग्जीक्यूट मल्टीपल कमांड्स, ठीक है। अगर आपने एक से ज्यादा कमांड्स एग्जीक्यूट करनी हो तो फिर हम ये स्क्रिप्ट फाइल लिखते हैं, फिर उसके अंदर कंट्रोल, उसके अंदर लूपिंग, एवरीथिंग कम्स इन। क्योंकि जाहिर बात है आप चाहेंगे कि एक गिवन सिनेरियो में गिवन कंडीशन अगर मीट करती है तो उसके बाद ही कमांड एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ना हो। तो इस किस्म के जो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं वो फिर उसके लिए फिर हम लूपिंग स्ट्रक्चर या कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने स्क्रिप्ट फाइल के अंदर। तो ये एक सिंपल स्क्रिप्ट फाइल थी जो कि मैंने अभी आपके सामने एग्जीक्यूट की, और कुछ भी इसमें मैंने वो नहीं किया। तो मैं अगर माई फर्स्ट डॉट sh को दोबारा से उसके कंटेंट्स दिखाऊं आपको, तो ये उसके सिंपल कंटेंट्स थे। अब हम थोड़ा सा मतलब इसको आगे लेके चलते हैं और इसके अंदर वेरिएबल्स किस तरह डिफाइन होंगे, और फिर हम यूजर से अगर हमने कोई इनपुट लेनी है, लेते हैं ऑन स्क्रीन इनपुट लेते हैं, तो वो इनपुट लेके तो उसके बाद फिर हम उसको किस तरीके से बेस्ड ऑन दैट इनपुट क्या आउटपुट हमने देनी है, वो सारा कुछ हम इसके अंदर देखते हैं। अच्छा, मैंने ऑलरेडी कुछ स्क्रिप्ट फाइल्स ऑलरेडी
बना के रखी हुई है टू सेव आवर टाइम, क्योंकि टाइप करने में टाइम हमारा लग जाता है। तो मेरे पास ये डिफरेंट शेल स्क्रिप्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इनको फुल उसमें एग्जीक्यूट मोड में दिया हुआ, तो ये सारे शेल स्क्रिप्ट्स हैं। तो इनको बारी बारी हम देख लेते हैं, इनके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं मैंने, तो उनके भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, ताकि आप लोग खुद से अगर कोई स्क्रिप्ट लिखना चाहें तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए आपको फिर ये स्क्रिप्ट बड़े हेल्दी आपको हेल्पफुल होते हैं। किसी एप्लीकेशन की आपने हेल्थ चेक करनी है, डेटाबेस की हेल्थ चेक करनी है, या आपने कोई पर्टिकुलर बैकअप टास्क, जिस तरह अभी हमने आर्काइविंग और वो एक टॉपिक स्टडी किया था, जिसमें हम किसी भी एप्लीकेशन का बैकअप लेते हैं, बैकअप लेने के बाद उसको हमने रिमोट लोकेशन के ऊपर कॉपी करना होता है या मूव करना होता है, तो उसको हो सकता है कि एक से ज़्यादा बैकअप्स हों, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन हो, तो आप फिर क्या करते हैं, स्क्रिप्ट फाइल के अंदर वो तमाम बैकअप्स जो भी आपने फाइल्स मूव करनी है उनकी आप लाइन बाय लाइन कमांड्स के थ्रू उनको लिख लेते हैं, और फिर उस स्क्रिप्ट फाइल को हम स्केजुअल कर देते हैं यूजिंग क्रॉन जॉब। मेरे लास्ट टाइम भी हमने ये क्रॉन जॉब को यूज़ किया था, तो उसमें हमने बेसिकली कुछ कमांड, डायरेक्ट कमांड दी थी, तो आप उस कमांड की जगह पे अपनी स्क्रिप्ट फाइल जो इस तरह आप ये बनाएंगे, तो इसको भी आप एज इनपुट दे सकते हैं। तो उस स्क्रिप्ट फाइल के अंदर जो भी आपने कमांड्स दी होंगी, वो कमांड जैसे rsync की कमांड है, या बैकअप लेने की कमांड है, उसके बाद उसको rsync यूटिलिटी के थ्रू हम उसको दो सोर्स और डेस्टिनेशन लोकेशन को सिंक कर लेते हैं। तो सॉर्ट ऑफ इस तरह की जितनी भी चीज़ें आप उसके लिए शेल स्क्रिप्ट लिखेंगे, हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो रीड स्क्रिप्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पैरा स्क्रिप्ट फाइल, ये सिंपल आपको दिखाने लगा हूँ कि हाउ टू यूज इनपुट, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, और हाउ टू यूज वेरिएबल्स इन योर स्क्रिप्ट। अच्छा, उसी तरह हमने ये ऊपर एक लाइन लिखी, बैश, ये शेल की हमने डिफाइन किया कौन सा शेल हम यूज करेंगे स्क्रिप्टिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद एक रीड कमांड होती है, आपको बहुत सारी कमांडलेट्स मिल जाएंगी शेल स्क्रिप्टिंग के लिए। अच्छा, रीड कमांड हम यूज कर रहे हैं टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। यहाँ पे मैं उससे मैसेज के थ्रू कर रहा हूँ, तो ठीक है, रीड माइनस पी टू प्रिंट अ मैसेज, व्हाट इज योर नेम, तो हम यहाँ से उसका नेम ले लेंगे। योर नेम इज द वेरिएबल, ठीक है। नॉर्मली वेरिएबल को आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, और आप स्मॉलर केसेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इट्स हाईली रिकमेंडेड कि जब आप कोई वेरिएबल्स यूज कर रहे हो स्क्रिप्ट के अंदर, तो आप उसको कैप्स लॉक में, पूरा फुल कैप्स में लिखें उसकी, तो ताकि ये आइडिया हो सके कि ये वेरिएबल है, तो जस्ट टू मेक श्योर। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने ये जो वेरिएबल डिफाइन किया था, इसको दोबारा मैंने इसकी वैल्यू को यूज करना हो या कॉल करना हो, तो उस वेरिएबल से पहले हम डॉलर साइन यूज कर रहे हैं। तो ये हमें जो भी आपने इनपुट दी होगी, नाम दिया होगा, तो वो नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नाइस टू मीट यू और निकोलस, ये एक हमने सिंपल सा एक स्क्रिप्ट है जो क्या कर रहा है कि यूजर से इनपुट ले रहा है, और उस इनपुट को हम इको कमांड के थ्रू हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक स्क्रिप्ट है। अगर मैं इसको जो है वो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यूजर नेम वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, नाम आपको भी करना चाहें, तो मैं इसको पुट करता हूँ और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। रीड, ऑलरेडी मैं सी एच मॉड, अगर ना हो तो आपने सी एच मॉड वाला जो प्रोसेस है वो आपने करना है, A+X वाला, अगर फाइल आपकी एग्जीक्यूटेबल ना हो, ठीक है, तो ये आपने काम लाजमी करना है। तो उसके बाद हम इसको रीड स्क्रिप्ट डॉट एस एच को हम कर देंगे एग्जीक्यूट। तो ये देखें मैसेज आ गया, व्हाट इज योर नेम, तो मैं यहाँ पे अपना नाम, लेट्स सपोज कोई नाम दे देता हूँ, तो नाम दे दिया, ठीक है। तो जो मैंने नाम दिया वो वेरिएबल में स्टोर हो गया, और फिर उस वेरिएबल को हमने डॉलर साइन से कॉल कर लिया, तो वो नाम यहाँ पे आ गया, हेलो पर्सन, नाइस टू मीट यू। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है, 2 नंबर हमने यूजर से इनपुट ले लिए। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पे इको सम, अच्छा ये आप चाहें तो सिंपल इस कमांड को, मैं ये जो कमांड है इसको कॉपी अगर करूँ, तो मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन कैलकुलेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम वैल्यूज दे देंगे, लेट्स सपोज 7+7, तो मैं इसको वैल्यू दे दूंगा, तो ये उसको कैलकुलेट करके मुझे बताएगा कि सम जो है वो 14 है। तो जो भी आप वैल्यूज देंगे, तो आप इको कमांड के थ्रू इस तरीके से ऑन स्क्रीन कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो हमने उसी मेथड को यहाँ पे यूज किया, इको सम, तो जो भी नंबर हमें यूजर से मिलेंगे वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे।
इसी तरह प्रोडक्ट करना हो तो मल्टीप्लाई, तो ये डॉलर साइन, क्योंकि ऑन स्क्रीन ये इसका फॉर्मेट है, तो आप ब्रैकेट में पहले कैलकुलेशंस करते हैं और फिर जो रिजल्ट आएगा वो हम एक उसमें डॉलर साइन लगा के तो उसके अंदर डिस्प्ले स्टोर करके उसको डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरीके से प्रोडक्ट का हमने यूज़ किया। इसी तरह डिवीजन होगी, फिर रिमाइंडर डिवाइड करेगा तो जो रिमाइंडर बचेगा, पावर जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है। इसी तरह फिर इसके अंदर आपके पास इंक्रीज वेरिएबल की वैल्यू आ रही है, तो वेरिएबल्स में आप इंक्रीमेंट करना चाहें, डिक्रीमेंट करना चाहें, ये डिफरेंट जो आपने कुछ लोगों ने जो लैंग्वेजेस में नॉर्मली हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाते हैं, लूपिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम लगाते हैं, तो ये वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट्स हैं। तो इनका इस तरीके से आप इसको वैल्यूज को प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे हमने नंबर 1 की वैल्यू दोबारा चेंज कर दी, नंबर 1 10 कर दिया। पहले हमने इनपुट 0 से ली थी, अब यहाँ पे नंबर 1 मैंने चेंज कर दिया और फिर इसके अंदर कुछ 3 ऐड किया, और ये इस तरह से हम इसको, ये सब दिखाने का मकसद है कि स्क्रिप्ट के दौरान आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देंगे तो फिर उससे ऑनवर्ड वही वैल्यू जो है वो यूज हो। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स अगर आप देख लें तो यहाँ पे नंबर 1 प्लस इक्वल 3 इसमें 3 ऐड हो जाएगा। इसी तरह माइनस इक्वल 10 तो नंबर 1 में 10 माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई इक्वल 10 तो मल्टीप्लाई होने के बाद 10 से मल्टीप्लाई होकर जो भी रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि आप डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं टू एग्जीक्यूट योर टास्क। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक स्क्रिप्ट है जिसमें हमने एक्चुअल में यूजर से इनपुट लेके वेरिएबल डिफाइन किए, ऑन वेरिएबल्स की ऑन स्क्रीन कैलकुलेशन हमने की, जस्ट लाइक दैट। तो अगर मैं इसको यहाँ से स्केप करूँ, सेव करके बाहर आ जाऊँ और मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँ, और ऑलरेडी क्योंकि जो ये वॉर स्क्रिप्ट 01 है, अगर आप देख रहे हो तो ये जो है बेसिकली ऑलरेडी इसमें एग्जीक्यूटेबल मोड में है, तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ कि एग्जीक्यूट करता हूँ वॉर स्क्रिप्ट 01 डॉट sh। तो जैसे मैंने स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया, आपको याद होगा 2 नंबर हमने यूजर से लेने, तो मैं पहला नंबर इनपुट करूंगा यूजर से, तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज पहला नंबर 12 देता हूँ और दूसरा नंबर लेट्स सपोज मैं 10 दे देता हूँ। तो ये देखें ऑन स्क्रीन कैलकुलेशन, सम, प्रोडक्ट, डिवीजन, रिमाइंडर, पावर, फिर वेरिएबल में इंक्रीज, और उसके बाद फिर उसमें डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, फिर शॉर्ट वे ऑफ ऑपरेटिंग ऑन अ वेरिएबल। ठीक है, आपको याद होगा वो 10 वैल्यू मैंने चेंज कर दी थी वेरिएबल की, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन की चेंज होगी उसी हिसाब से। तो ये ऑन स्क्रीन कैलकुलेशन करने के बाद उसके रिजल्ट्स यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक स्क्रिप्ट था जिसमें का तरीका, और हाउ टू यूज द इको कमांड टू कैलकुलेट सम नंबर्स की कैलकुलेशंस करके तो उसको किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग डेवऑप्स ऑपरेशन हो सकता है कि आपको भी ये किसी एक खास मकसद में कैलकुलेशंस करनी पड़े, नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं या इस तरह की और चीज़ें, तो आप फिर उस हिसाब से इनको इन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपको एक किस्म की एग्जाम्पल हो सकती है। तो ऐसा जो वेरिएबल है, इसका एक इंफॉर्मेशन बस दे देता हूँ कि वेरिएबल हमेशा आप किसी कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे, वेरिएबल्स के नंबर से आप स्टार्ट नहीं करेंगे। मतलब ये नहीं कर सकते कि आप लिखना है जनाब 3 नंबर 1, इस तरह नहीं कर सकते, तो मतलब न्यूमेरिक नहीं आप ऐड कर सकते शुरू में। और वेरिएबल के अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं, हाइफन हो गया या इस तरह की चीज़ें आप नहीं इंक्लूड कर सकते। जैसे अक्सर लोग ये वेरिएबल इस तरह लिख देते हैं ईमेल, तो ये भी इज नॉट अलाउड, तो अदरवाइज जो है वो आपको एरर थ्रो हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल्स हैं वो हमारी कंडीशनल जो हमारे स्ट्रक्चर है जिसमें इफ एल्स कमांड के डिफरेंट वेरिएशंस हैं, वो आपसे डिस्कस करूंगा। फिर हम लूपिंग स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे, फॉर लूप को आपने किस तरह यूज करना है। फिर एक केस स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम किस तरह यूज करेंगे। फिर आर्ग्यूमेंट्स जो हम पास करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंशाल्लाह वाइल लूप स्ट्रक्चर है, वो आपसे डिस्कस करना है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं के अंदर हमारी डेवऑप्स की डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं, वो आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी के इफ एल्स की VIM इफ एल्स स्क्रिप्ट 02.sh। अच्छा, ये स्क्रिप्ट है, अब ये थोड़ा सा हमारे सिस्टम से रेलिवेंट है। इसमें हम कर क्या रहे हैं कि इको हेलो और इको यूर आईडी इज $UID। अब ये जो UID $UID होता है, ये एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है।
जो कि आपकी जो यूज़र की जो आईडी होती है वो बताता है। अगेन अगर आप यहाँ पे इको करें, इको $, UID, तो ये देखें, ये वो UID बता रहा है जो कि किसकी है, स्टूडेंट की है, मतलब जो मैं यूज़र हूँ। अच्छा, इसी कमांड को अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा सूडो से, तो जब सूडो से आप एग्जीक्यूट करेंगे तो सूडो क्या होता है, सुपर यूजर प्रिविलेज होती है। तो अब ये जब एंटर करेगा मैसेज, ये पासवर्ड लेगा, ये यूजर आईडी बेसिकली आपको करंट जो यूजर जिससे आप कमांड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ये उससे आपको बताता है कि आपकी जो यूजर आईडी है वो क्या है। तो ये क्या करता है, अब देखें आप, आपको पहले आपको बता रहा है कि आपकी जो आईडी है वो ये है, जिस तरह इसने यहाँ पे डिस्प्ले किया 1000, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने एक इफ कंडीशन लगाई है। तो फिलहाल हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर यूजर आईडी इक्वल्स 0, तो हम मैसेज क्या डिस्प्ले करेंगे, देन यू आर रूट, एल्स यू आर नॉट रूट। क्योंकि आपको पता है रूट की जो यूआईडी होती है वो 0 होती है, और जो नॉन रूट यूजर होते हैं उनकी डिफरेंट यूआईडीज होती है। तो अगर वो चेक करेगा सिस्टम पे, जो अभी आपने आपकी जो यूजर आईडी है वो अगर 0 है तो रूट है, नहीं है तो रूट नहीं। तो अगर मैं इस कमांड, इस फाइल को सेव करके बाहर आऊँ और इसको एग्जीक्यूट करूँ, इफ एल्स स्क्रिप्ट 02.sh, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि हेलो, योर यूआईडी इज 1000 एंड यू आर नॉट रूट, आप रूट नहीं है। तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे गाइड कर रहा है कि आप रूट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी स्क्रिप्ट को सुपर यूजर से एग्जीक्यूट करूंगा, जस्ट चेक, तो आप देखें यहाँ पे मैंने इसी स्क्रिप्ट को सूडो से रन किया। तो जब मैंने सूडो से रन किया तो फिर वो क्या करता है कि वो इस स्क्रिप्ट को, जारी बात है, रूट प्रिविलेज से रन करेगा। तो जब रूट प्रिविलेज से रन करेगा तो उस यूजर आईडी क्या आ गई, 0 आ गई। तो उसने कहा यू आर रूट बेसिकली। तो ये बस एक फर्क बेसिकली बताना था कि जब आप किसी स्क्रिप्ट को एक यूजर से लॉगिन करेंगे, करंटली लॉगिन यूजर से आप एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर आपको इस किस्म की आउटपुट आएगी। अगर आप इसी स्क्रिप्ट को सूडो के साथ सुपर यूजर मोड के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर जारी बात है वो एज ए रूट के तौर पर आपको दिखाएगा। तो ये थोड़ा सा फर्क आपको दिखाने के लिए। तो इस तरीके से आप डिफरेंट, अगर आपको चेक करना हो कि इस वक्त कौन सा यूजर जो है वो लॉगिन है, तो आप, या उस चेक करना तो उसकी यूजर आईडी को आप चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कमांड। तो अगर आप कंडीशन लगाना चाहें कि इफ यूजर आईडी इज 1000, मतलब मिसाल के तौर पर इसी में आप जो है वो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि इफ यूजर आईडी इक्वल्स टू 1000, तो मैसेज प्रिंट कर दें यू आर स्टूडेंट, अदरवाइज दिस। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि इफ यूजर आईडी इज ग्रेटर देन 0, तो यू आर नॉट रूट, ठीक है। और अदरवाइज यू आर, या ग्रेटर देन, लेट्स सपोज आप इसको कह लें 1000, तो ग्रेटर देन 999 कर ले। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 0 से लेकर 999 तक नॉर्मली जो यूजर आईडीज होती हैं वो सिस्टम अकाउंट्स के लिए, सिस्टम यूजर्स के लिए प्रिजर्व होती हैं, और 1000 से ऑनवर्ड नॉर्मल यूजर जो होते हैं, यूजर डिफाइन जो यूजर्स होते हैं उनके लिए होती हैं। तो आप वो कंडीशन भी यहाँ पे लगा के चेक कर सकते हो। इस तरह के डिफरेंट कंडीशंस को आप लगाना चाहें तो आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे vim sudo vim-etc, अच्छा ये चीज मैं आपको दिखाऊं कहाँ पे, etc प्रोफाइल के अंदर अगर आप आए तो ये क्या है, ये सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, और यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये देखें, ये कंडीशंस लगी हुई हैं। मिसाल के तौर पे अगर देखें यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, इफ यूजर आईडी इज ग्रेटर देन 199, अगर यूजर आईडी जो है वो 199 से ग्रेटर है तो फिर यू मास्क की वैल्यू ये होगी, एल्स यू मास्क की वैल्यू ये होगी। यू मास्क जो होता है वो बेसिकली हम परमिशंस, जो फाइल डायरेक्टरीज की परमिशंस होती हैं, वो डिफॉल्ट परमिशन सेटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यू मास्क वैल्यू को सेट करते हैं। तो एक आम यूजर्स के लिए जो है वो यू मास्क की वैल्यू ये होगी, और अगर सिस्टम यूजर है तो उसके लिए वैल्यू 022 होगी। तो इस तरीके से जो कंडीशंस आप, ये ऑलरेडी सिस्टम की एक फाइल है और इसके अंदर इस तरह से कंडीशन एक यूज हुई है, सेम इस जो है वो यूज की है। तो आप भी अपने स्क्रिप्ट के अंदर इस तरीके से जो है वो डिफरेंट टास्क को अचीव करने के लिए इफ एल्स का कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। एक और हम कमांड देखते हैं, इन्हीं एग्जांपल से बेसिकली मैं
कोशिश करूँ कि आपको थोड़ा सा बता दूँ। अब एक और बेसिकली स्क्रिप्ट है जिसमें हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से, टाइप एंड इंटीजर नंबर बिटवीन 1 एंड 4। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट्स आपको मिलते हैं मार्केट से या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, तो नॉर्मली एक मेन्यू से आ जाता है और आपको वो कहते हैं जी के टाइप एंड नंबर बिटवीन 1 एंड 4। तो मैंने वो एक पहले प्रिंट आ जाता है कि जी 1 फॉर इंस्टॉलेशन, 2 फॉर कॉन्फ़िगरेशन, 3 फॉर मॉडिफिकेशन, 4 फॉर अनइंस्टॉलेशन, सॉर्ट ऑफ इस तरह की जो चीज़ें आती हैं। तो फिर आप यूजर से पूछते हैं कि टाइप एंड इंटीजर नंबर बिटवीन 1 एंड 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो जो मेन्यू है वो मेन्यू ऊपर प्रिंट करा सकते हैं बाय यूजिंग द इको कमांड। अगर आप यहाँ पे मेन्यू प्रिंट करना चाहें तो आप यहाँ पे इको दिखा सकते हैं, फॉर इंस्टॉल प्रेस 1, ठीक है। अभी हम केस स्ट्रक्चर पे आएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए फॉर मॉडिफाई प्रेस टू, इस तरह की डिफरेंट आप मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट आप करना चाहें फॉर अनइंस्टॉल प्रेस 3, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप मेन्यू आपके सामने आ जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसमें मैसेज होते हैं, मेन्यू आता है, फिर आप पूछते हैं यूजर से टाइप एंड इंटीजर नंबर बिटवीन 1 एंड 4। तो जो भी आप नंबर देंगे नीचे बेसिकली हमने इफ, अब यहाँ पे जो हमने इफ स्ट्रक्चर यूज किया है वो नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर यूज किया है कि इफ नंबर इज इक्वल टू 1 देन इको यू टाइप्ड 1, ठीक है। एल्स इफ, अब ये दोबारा है, नंबर अगर नंबर 2 है तो देन इको टाइप 2, एल्स इफ नंबर 3 देन दिस, एल्स इफ दिस देन दिस। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे डिफरेंट हमने यूज किए, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे अब जो नंबर यूज हुए हैं उसमें अगर हम बात करें, इक्वल टू आपने यूज करना है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। और इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। तो आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं। तो कोई कदर नहीं है, आप ऊपर वाली स्कीम यूज करना चाहें, आप नीचे वाली स्कीम यूज करना चाहें, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली हमने नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर स्टेटमेंट हमने यूज किए, और अगर इनमें से कोई भी नहीं है इको, अगर आपने कोई और 1 4 के अलावा कुछ और दे दिए तो फिर वो आपको मैसेज डिस्प्ले कर देगा नन ऑफ द अबव। और आखिर में F5, इफ का रिवर्स हम F5 कर देते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट एक और वेरिएशन है उसकी, जिसको यूज करके आप जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव करके बाहर आ जाता हूँ, और अब अगर इसको हम ऑलरेडी, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव फॉर्म में है, तो हम इसको जस्ट एग्जीक्यूट कर लेते हैं, इफ एल्स स्क्रिप्ट 03.sh, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, बल्कि हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें अब ये वो मेन्यू पर आ गया, फॉर इंस्टॉल प्रेस 1, फॉर इंस्टॉल मॉडिफाई फॉर दिस एंड दिस। तो मैं यहाँ पर लेट्स सपोज पहले कोई 3 प्रेस कर देता हूँ, तो उसने कहा जी यू टाइप 3, जैसे ही टाइप 3 प्रेस किया और वो स्क्रिप्ट की बॉडी एंड होगी और कंप्लीट हो गया। अगर दोबारा एग्जीक्यूट करूँ और नंबर मैं 8 दे देता हूँ, लेकिन 1 एंड 4 की रेंज में नहीं है, तो मुझे मैसेज दे देगा ना। तो आप बेसिकली आउटपुट को जो इनपुट है उसको कंट्रोल इस तरीके से करते हैं। यूजर जो इनपुट दे सकता है वो हो सकता है कि गलत इनपुट दे दे, जो आपने उसको ऊपर मेन्यू बताया है कि जी आपने 1 इसके लिए, 2 इसके लिए करना है, और हो सकता है वो कोई और वैल्यू दे दे, तो फिर आप उसको इस तरीके से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, दिस इज अ वे टू कंट्रोल यूजर इनपुट। और ये एक एडिशनल मॉड्यूल होता है किसी भी स्क्रिप्ट का कि आप यूजर से कोई इनपुट ले रहे हैं तो आप उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे। तो जो भी इनपुट दे, अगर वो इनपुट वैलिड है तो फिर आप नॉर्मली आगे चल के मैं आपको मजीद इसमें हम फंक्शंस को कॉल करेंगे। हो सकता है कि जैसे वो प्रेस 1 करे तो 1 पे एक फंक्शन या मेथड कॉल करने, और उसके अंदर वो एक कोड लिखा हो, स्क्रिप्ट लिखा हो कि वो जो हमने इंस्टॉलेशन के मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि फॉर इंस्टॉल अपाची सर्वर या फॉर इंस्टॉल फर्दर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए ये स्क्रिप्ट है, आप ये 1 प्रेस करें तो 1 प्रेस करेगा, तो फिर वो एक फंक्शन या मेथड कॉल कर लेंगे और उसके अंदर उस एप्लीकेशन के इंस्टॉलेशन के स्टेप्स क्या स्टेप्स होते हैं। सब पैकेज इंस्टॉलेशन होती है, पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हम उसके अंदर उसकी जो फायरवॉल की पोर्ट्स हैं सर्विस की वो अलाउ कर देते हैं, हम उसकी सर्विस को इनेबल कर देते हैं, सॉर्ट ऑफ इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आप स्क्रिप्टिंग उसकी कर सकते हैं। अब इसमें हम सिंपल उससे एज पूछ रहे हैं, और एज जो है वो अगर तो वो लेस देन 0 दे देता है। वही बात है कि हाउ टू कंट्रोल द इनपुट, यूजर इनपुट, कि यूजर एरर वाली आउटपुट, सॉरी कोई ऐसी वैल्यू जो दे सकता है जो कि आपका सिस्टम हैंडल नहीं कर पाया, तो फिर वो आप उसको कंडीशन से उधर ही आप चेक कर सकते हैं कि अगर
एज लेस देन 0 है तो आप उसको मैसेज प्रिंट करा सकते हैं कि यू कैन नॉट हैव नेगेटिव एज, सॉरी दिस नंबर कुड मेस अप विद द शेल स्क्रिप्ट, द प्रोग्राम हैव टू क्विट नाउ। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एक एग्जिट कमांड यूज की है। तो एग्जिट कमांड क्या करेगी, जैसे आप ये कमांड पढ़ेगा ऑटोमेटिकली यहीं से स्क्रिप्ट आपका बाहर आ जाएगा। क्योंकि अगर कोई ऐसी इनपुट दे दी है यूजर ने जो कि आपका स्क्रिप्ट हैंडल नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, आपका स्क्रिप्ट मैल फंक्शन कर जाएगा और देयर इज एन एरर थ्रो हो जाएगा, मेमोरी लीक्स एंड सो एंड सो ऑन। सारी बात है, स्क्रिप्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर उसके रिपरकशंस होंगे, उसके इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसकी इनपुट को इस तरीके से भी कंट्रोल करते हैं। इसमें अगेन हमने इफ कंडीशन यूज की है, बट उसमें हमने अब क्या किया है कि हमने देखा कि आउटपुट इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो हमने उस पर एग्जिट कमांड यूज कर दी। तो एग्जिट कमांड क्या करेगी, उसको आपको सिस्टम से बाहर निकाल देगी उससे। तो ये बेसिकली है, और इसको एल्स जो है वो आपको एज प्रिंट कर देगा। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ 05.sh को, तो अगेन हेलो हाउ ओल्ड आर यू। अब लेट्स सपोज मैं बताता हूँ इसको कि आई एम लेट्स सपोज 40 इयर्स ऑफ एज, तो योर एज 40, सिंपल वो मुझे बता देगा योर एज 40। अच्छा, अब अगर मैं इसको -90 देता हूँ और तो उसने मुझे एक मैसेज प्रिंट कर दिया, यू कैन नॉट हैव नेगेटिव एज, सॉरी दिस नंबर कुड मेस अप विद द शेल स्क्रिप्ट। तो इस तरीके से आपको वो बाहर भेज सकता है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, हमारा है इफ एल्स 6। अब ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने इफ स्ट्रक्चर की डिफरेंट फॉर्मेशंस देख रहे हैं, वेरिएशंस देख रहे हैं। अब वही एज वाली एग्जांपल है, बट इसमें अगर आप देखें तो हम यहाँ पे इफ, अब डबल हम वो लगा रहे हैं, इफ एज इज लेस देन 0 एंड और सॉरी, ये अब एक और ऑपरेटर, ठीक है, और एंड आपको याद होगा ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है और वो यूज कर रहे हैं एंड, और ये माइनस का मतलब है और एज इज ग्रेटर देन 200, तो फिर हम उसको कह सकते हैं नंबर नॉट एक्सेप्टेबल। इसी तरीके से हम कहेंगे एज ग्रेटर देन 26 है और एज लेस देन 64 है, तो हम उसको इस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद अगर देखें हम एग्जिट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पिछले स्क्रिप्ट में मैंने स्लीप कमांड यूज की थी। स्लीप कमांड होती है कि आप पॉज देना चाहें आप दो कमांड्स के दरमियान, या तो आप वहाँ पे स्लीप को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और वो आपको फिर यहाँ पे बताएगा लेट्स कंटिन्यू द स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आप लेट्स सपोज यूज करना चाहें तो यहाँ पे आप स्लीप कमांड यूज कर सकते हैं। स्लीप यहाँ सेकंड्स में आप देंगे, लेट्स सपोज आप कहते हैं 2 सेकंड्स का एक पॉज दे दो, तो हम आगे भी यूज करेंगे, तो आप इस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक और वेरिएशन है जिसमें आप बेसिकली दो या मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट कर रहे हैं, और अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी तो भी ओके है, अगर इनमें से एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो भी ये मैसेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, और अगर एंड में क्या होता है कि दोनों ट्रू होने चाहिए, ये भी और ये भी। अगर इनमें से कोई एक फॉल्स होगी तो फिर अगेन वो फिर इस कैटेगरी में मैटर करेगा, फर्स्ट कैटेगरी। तो ये चीज़ें बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल हुई हैं। तो हम यहाँ पे इसको, और इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ, फाइल स्क्रिप्ट 06.sh। अच्छा, अगेन हाउ ओल्ड आर यू, तो मैं लेट्स सपोज पहले बियॉन्ड रेंज देता हूँ, तो उसने मुझे 78, ऐसा मैंने स्क्रिप्ट जो कंडीशन थी वो मैंने देख लेता हूँ। हमने कहा कि इफ एज इज ग्रेटर देन 26 एंड लेस देन 64, ओके। अच्छा ठीक है, हमने बेसिकली क्योंकि 78 दी है, तो मैं इसको यहाँ पे अगर लेट्स सपोज 56 देता हूँ, तो अब मुझे ये मैसेज देगा, और देखें 2 सेकंड का पॉज देके उसने मुझे वापस कंट्रोल दिया। तो वो स्लीप कमांड की वजह से दिया। और अगर मैं इसको -90.23 जिसमें फ्लोट वैल्यू की बात कर रहे थे, तो ये देखें हमने क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं किया, तो उसने हमें यहाँ पे एक मैसेज दिया कि इंटीजर एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो वो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट ये इंटीजर लेता है, उसको इनपुट लेता है। फ्लोट के लिए फिर हमें डिफरेंट उसको ऑप्शंस को यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे -87 या 78 जो भी यूज करें, तो नंबर नॉट एक्सेप्टेबल का मैसेज हमें थ्रो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो स्क्रिप्ट्स के यूज कर सकते हैं। इफ एल्स में आपने देखा होगा डिफरेंट वेरिएशंस आपने देखी, सिंगल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन, एंड और, तो ये डिफरेंट आपके पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। और आखिरी एग्जांपल हम देखते हैं इसकी इफ एल्स की, कि वो किस तरह से आप यूज कर सकते हैं vim if else script 07.sh। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अब थोड़ी सी एक मीनिंगफुल एग्जांपल है। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं
हम यूजर से एक इनपुट ले रहे हैं, गिव मी द नेम ऑफ द फाइल, ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल यूज कर लिया माई फाइल, ठीक है, और मैं उससे इनपुट ले रहा हूँ एक फाइल का नाम। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट कंडीशंस हमने यूज की हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हम डिफरेंट यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस को यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले लिख रहे हैं इफ फाइल, अब पहला जो मॉड्यूल है फाइल एग्जिस्ट का, ठीक है, मैंने ऊपर कमेंट कर दिए। अब माइनस ही एग्जिस्ट वेरिएबल, अगर तो ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो ये मैसेज थ्रो हो जाएगा कि फाइल जो भी आपने नाम मेंशन किया है इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा, अब ये डिफरेंट हमारे पास जो है वो करंट डायरेक्टरी जो भी जिसके ऊपर बैठ के आप ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये उसको चेक करेगा, अगर तो ये फाइल या जो भी आपने नाम दिया था ये एग्जिस्ट करता तो ये आपको बता देगा, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हम यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, तो डिफरेंट मॉड्यूल ये सेम हो गया, हमने इसको रिपीट कर दिया, लेकिन इसमें मैंने नॉट इक्वल यूज किया, ठीक है। अगर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मतलब है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर वो कहेगा कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बेसिकली फॉल्स स्टेटमेंट को शो करने के लिए होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक और कंडीशन है, इफ माइनस डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी, तो अगर ये जो फाइल जो आपने नाम दिया है ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ये एज ए डायरेक्टरी के तौर पे एग्जिस्ट करती है, तो ये आपको मैसेज थ्रो कर देगा कि माई फाइल इज डायरेक्टरी, जो भी आपने नाम दिया था वो डायरेक्टरी है। और अगर वो डायरेक्टरी वो अगर हो सकता है कि ना वो फाइल हो ना वो डायरेक्टरी वो एग्जिस्ट ही ना करती हो, तो फिर वो मैसेज दे देगा कि इट्स नॉट अ डायरेक्टरी। हो सकता है ऊपर मैसेज आए कि फाइल भी नहीं है डायरेक्टरी भी नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि वो एग्जिस्ट ना करती है जिसकी वजह से ये मैसेज आए। हाँ, अगर वो डायरेक्टरी होगी तो फिर आपको दिखा देगा। अच्छा, अगेन यहाँ पे अब देखें तो डिफरेंट यहाँ पे हम पैरामीटर जो एक फाइल या डायरेक्टरी से रेलिवेंट जो कंडीशंस होती हैं वो टेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे हम रीड पैरामीटर टेस्ट कर रहे हैं कि अगर फाइल जो है वो रीडेबल है कि नहीं रीडेबल। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि फाइल रीडेबल है, मतलब रीडेबल कैसे, मैं स्टूडेंट हूँ, एज ए स्टूडेंट अगर मुझे जो भी नाम हमने दिया है उस पर रीड के मुझे राइट्स हैं, तो ये मुझे मैसेज थ्रो कर देगा कि आपको रीडेबल के राइट्स हैं, यू हैव फाइल इज रीडेबल। अदरवाइज ये मुझे कह देगा कि फाइल जो है वो रीडेबल नहीं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट के राइट्स हैं, ये देखिए -x, ठीक है, तो -r फॉर रीड, -x फॉर एग्जीक्यूट के राइट्स, तो वैसा -w फॉर राइट। तो डिफरेंट पैरामीटर्स को आप यहाँ पे कंडीशन के अंदर जो है वो एज ए सिंपल आप देखेंगे एक कंडीशन है, ये ट्रू हो जाएगी तो आपको ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो आपका ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट हमारे पास है फाइल एग्जिस्ट एंड इज नॉट एम्प्टी। तो ये चेक करेगा कि अगर फाइल के अंदर कोई कंटेंट्स हैं, ठीक है, -s का स्विच जो है वो हम यूज करते हैं टू चेक कि अगर फाइल के अंदर कंटेंट्स हैं तो वो बता देगा कि फाइल एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कंटेंट्स। और अगर फाइल सिंपल आपने टच कमांड से एग्जीक्यूट क्रिएट किया तो वो फिर आपको मैसेज देगा कि फाइल इज एम्प्टी। तो ये आपको मीनिंगफुल स्क्रिप्ट है, ये आपको अक्सर डेवऑप्स के ऑपरेशंस में आप इसको यूज करके चेक कर सकते हैं कि फाइल की या डायरेक्टरी जो भी पाथ आपको मिले तो आप उसको इस तरीके से कंडीशंस की बेसिस पे उसकी परमिशन या उसकी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उन पर चेक लगा के कंडीशंस के थ्रू आप जो है वो कंट्रोल मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। अच्छा, मैं इसको बाहर आता हूँ और हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डिफरेंट इसको हम यूज कर लेते हैं इस स्क्रिप्ट को। तो अब अगर मैं यहाँ पे करूँ, लेट्स सपोज सारे जो हैं वो फाइल्स जो हैं उसमें स्टूडेंट को राइट्स हैं, तो हम, और ये रीड राइट है, ये रीड ओनली है, तो हम इन पे टेस्ट करते हैं फाइल्स के ऊपर, ये डायरेक्टरी है। तो अगर मैं इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करूँ जो मेरा इफ एल्स वाला जो स्क्रिप्ट था, अच्छा, अब ये मुझे पूछ रहा है गिव द नेम ऑफ द फाइल। तो मैं लेट्स सपोज अभी कोई ऐसी फाइल का नाम देता हूँ जो कि माई एग्जिस्ट नहीं करती, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ माई फाइल 1, कोई भी नाम दे दिया मैंने, एंटर किया, तो उसने कहा जी माई फाइल 12 जो आपने नाम दिया है ये वाला, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। फिर उसने एक दूसरा चेक लगाया था, उसमें भी वो कह रहा है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। वो कह रहा है माई फाइल इज नॉट अ डायरेक्टरी, अब फाइल भी नहीं है डायरेक्टरी भी नहीं है, इज नॉट रीडेबल, जाहिर बात है जब वो एग्जिस्ट नहीं करती तो उसकी परमिशंस भी जो है वो कोई यहाँ पे मैटर नहीं करती, तो ये उसने मैसेज थ्रो कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करूं और मैं जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा,
ऊपर ले आते हैं थोड़ा सा, और अब मैं स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा। और अब मैं यहाँ पे एक मीनिंगफुल नेम जो ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करती है, मैं इसको दे देता हूँ लेट्स सपोज फाइल यू मास्क, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ये दे देता हूँ। तो अब ये देखें, उसने कहा जी कि फाइल यू मास्क जो है वो एग्जिस्ट करती है, उनके यहाँ पे है, डायरेक्टरी नहीं है, इट्स अ फाइल, बिल्कुल सही है। इट्स रीडेबल, इट्स नॉट एग्जीक्यूटेबल एंड इज नॉट एम्प्टी। अच्छा, अगर हम कैट करें फाइल यू मास्क को, तो ये देखें इसके अंदर कंटेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, विच मीन्स के फाइल एम्प्टी नहीं है। अच्छा, हम मैं एक और फाइल टच कर लेता हूँ, टच फाइल 1 2 कर लेता हूँ, और अब मैं अगर स्क्रिप्ट दोबारा एग्जीक्यूट करूँ और फाइल 1 2 दूँ, तो ये देखें उसने कहा जी कि फाइल एग्जिस्ट करती है, रीडेबल है, बट नॉट एग्जीक्यूटेबल, क्योंकि हमने एग्जीक्यूट के राइट्स बाय डिफॉल्ट नहीं देते, और एम्प्टी है। तो ये देखें यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है। और इसी तरीके से अगर हम डायरेक्टरी का नाम देंगे, लेट्स सपोज टेस्ट dir01, तो ये मुझे कह रहा है कि टेस्ट dir1 जो है वो एग्जिस्ट करता है एंड इज अ डायरेक्टरी, रीडेबल, एग्जीक्यूटेबल, क्योंकि डायरेक्टरी जो है वो ऑलवेज बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेबल होती है। अगर ये एग्जीक्यूटेबल ना हो डायरेक्टरी की परमिशन, तो आप इसके अंदर ब्राउज नहीं कर सकते। एंड इज नॉट एम्प्टी, इसके अंदर फॉर श्योर कुछ कंटेंट्स। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप इस तरह के चेक्स लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि इसको सूडो से रन करते हैं, रिक्वेस्ट आई थी कि जी इसको अगर आप सूडो से रन करें इफ एल्स स्क्रिप्ट 07.sh, और मैं यहाँ पे लेट्स सपोज फाइल दे देता हूँ, फाइल यू मास्क 2 कर देता हूँ लेट्स सपोज। अच्छा, उसने मुझे कहा कि जी फाइल यू मास्क जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इज नॉट अ डायरेक्टरी, इज रीडेबल, इज नॉट एग्जीक्यूटेबल एंड नॉट एम्प्टी, जो उसकी बेसिकली है। एक जो सूडो से आप चीज चेक कर सकते हैं, वो आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि आप जो है वो लेट्स सपोज हम यहाँ पे अगर हम इसको देखें एल करें, तो यहाँ पे जो फाइल जो मास्क है, ये फाइल 12 है, इसमें हम देखें तो सब पे रीड की परमिशन है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मॉड चेंज करता हूँ, ch मॉड, मैं ऐसे कहता हूँ कि अदर्स को में से रीड की परमिशन निकाल दो फॉर लेट्स सपोज फाइल 12, ठीक है जी। तो ओ माइनस आर, और अब मैं अगर लॉन्ग लिस्ट करूँ तो यहाँ पे अदर्स को कोई परमिशन नहीं, तो कोई और ग्रुप यूजर जो है वो जब इसको एक्सेस करेगा तो उसको रीड की परमिशन नहीं। तो लेट्स चेक रूट, क्योंकि सुपर यूजर भी है, तो हम यहाँ पे फाइल 12 को एज ए रेफरेंस पास करते हैं। तो उसने बेसिकली, क्योंकि रूट एक सुपर यूजर है, अगर ये नॉर्मल यूजर से हम करते हैं इसको, तो वो इसको यहाँ पे फाइल इज नॉट रीडेबल कहता है, क्योंकि वो बेसिकली चेक कर रहा है परमिशन स्ट्रिंग को। तो क्योंकि मैंने सूडो से एग्जीक्यूट किए कमांड, तो सुपर यूजर को किसी भी फाइल के ऊपर परमिशन चेंज करने का राइट होता है, तो इसलिए उसने मुझे यहाँ रीडेबल दिखा दिया। लेकिन अगर मैं इस कमांड को किसी और यूजर से स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता, तो और फाइल में ये वाले था, तो फॉर श्योर उसने आपको यहाँ पे कंडीशन जो है उसमें नॉट रीडेबल दिखाना था, बिकॉज वो परमिशन उसको है ही नहीं। तो इस तरीके से हम ये फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर जो है वो कंडीशंस लगा सकते हैं यूजिंग दिस स्क्रिप्ट। ये एक सिंपल एक फॉर्मेट था आपको दिखाने के लिए कि आप किस तरीके से जो है वो इन स्क्रिप्ट्स को यूज करके आप जो है वो अपनी जो डे टू डे ऑपरेशंस है उनको यूज कर सकते हैं। तो ये वो उसी की मैंने आउटपुट ले ली स्क्रिप्ट की, तो इसमें डिफरेंट वेज से हमने परमिशंस को चेक किया। तो ये इफ एल्स की हमने डिफरेंट सिनेरियोज हमने देखे, और इसको आप डिफरेंट पर्पज से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है एग्जांपल वो फॉर लूप का है, फिर हम वाइल लूप पे हम चले जाएंगे, और फिर हम जो है वो केस स्ट्रक्चर, 3 और स्ट्रक्चर हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आपका फॉर लूप, वाइल लूप और केस स्ट्रक्चर। तो ये तीनों हम डिस्कस करते हैं, और फिर मैं आपको वो एग्जाम्पल करा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो हम सबसे पहले आते हैं फॉर लूप के ऊपर, VIM फॉर लूप script.it। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है शेल स्क्रिप्ट की जिसमें हम फॉर लूप को यूज कर रहे हैं। अब इसमें देखें मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, फॉर आई। अब ये थोड़ा सा अब देखें इसमें, फॉर आई इन एस यूजर 1 एस यूजर 2, ठीक है, दो मैंने वैल्यूज यहाँ पे दी हैं। मैं आपको बल्कि जस्ट अ सेकंड हम देख लूँ कि हमारे पास फॉर लूप कस्टम, ओके, ये मैं भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, फॉर लूप में आप बेसिकली
ये स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा मैंने डेवऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं फॉर आई इन, और उसके अंदर दो स्ट्रिंग वैल्यूज हम स्टोर कर रहे हैं। आप इनको दो यूजर समझ लें, ठीक है। और नॉर्मली हम यहाँ पे यूजर नहीं देंगे, फिलहाल जो नीचे हमने कोड लिखा हुआ है वो हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आई को हम लिख देते हैं, करा देता हूँ। ये स्क्रिप्ट बेसिकली क्या कर रहा है, नंबर में जाना चाह रहा था, लेकिन वो सबको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि 1+1 2 कैसे करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली दो यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग फॉर लूप स्ट्रक्चर, मल्टीपल भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एडवांस पर्पस में जाके यहाँ पे एक फाइल का रेफरेंस ही पास कर सकते हैं कि उस फाइल के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उन सबको क्रिएट कर दो, तो वो एक अलग स्टोरी है, वो उसमें हम बाद में देख लेंगे उसको। तो फिलहाल बेसिक एक एग्जांपल है जिसमें दो यूजर एस यूजर 1 और एस यूजर 2 ये मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैं इनको थोड़ा सा रीनेम भी करता हूँ, लेट्स मैं से करता हूँ एस यूजर 11 और एस यूजर 12, ठीक है। तो ये दो यूजर क्रिएट कर दो, और इको नंबर, ये बेसिकली एक जो लूप आइट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, और $i में जो पहली वैल्यू आएगी एस यूजर 11 वो आएगी और यूजर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से एक 1.5 सेकंड का पॉज देंगे, फिर दोबारा लूप चलेगी, और नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो इनपुट आई में आ जाएगी, और फिर यूजर ऐड कमांड आप देखेंगे, यूजर ऐड कमांड क्या करती है कि यूजर ऐड करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर लूप स्ट्रक्चर है, फॉर आई एंड दिस डू, उसमें हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, और जब वो आखिर में हम डन देते हैं। तो इस तरीके से आप एक फॉर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। मैंने एक रियल टाइम एग्जांपल इसमें डाल दी कि इसमें आप अगर यूजर क्रिएट करना चाहें मल्टीपल यूजर, तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये हम राइटर के बाहर आ जाएं और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, फॉर लूप अंडरस्कोर स्क्रिप्ट .a.sh, तो ये मैंने एंटर किया। इसमें अगर आप देखें तो उसने मुझे मैसेज दिया कि परमिशन डिनाइड। क्यों? बिकॉज यूजर ऐड की कमांड जो है वो स्टूडेंट या नॉन प्रिविलेज यूजर से आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। So to successfully execute this script, you need to run this script using sudo parameter. तो sudo के थ्रू हम इसको रन करेंगे। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे sudo का वर्ड ऐड करूँगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे sudo दूंगा, तो अब ये देखें उसने दोनों यूजर्स क्रिएट कर दिए। तो अगर हम देखना चाहें cat etc pass wd, और मैं यहाँ पे पाइप साइन और मैं यहाँ पे एस यूजर को अगर देखूँ तो ये देखें एस यूजर 11 और 12 ये यूज, तो ये दो यूजर्स हमारे क्रिएट हो गए, विच मीन्स के हमारा ये जो स्क्रिप्ट था जो कि यूजर्स क्रिएट कर रहा था, मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर रहा था यूजिंग द फॉर लूप स्ट्रक्चर, तो हमने सक्सेसफुली उसको अचीव कर लिया। तो इस तरीके से आप डे टू डे ऑपरेशंस में फॉर लूप स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं। और ये जो एक फाइल थी फॉर लूप कस्टम, जिसमें एक क्वेश्चन आया था जो कि हम क्या वो जो लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है फॉर लूप का, c इज इक्वल टू 1, c इज लेस देन इक्वल टू 5, c++, क्या इसको हम यूज कर सकते हैं? यस, यू कैन गो विद दिस। तो ये मैंने एक एग्जांपल रखी हुई थी। अक्सर लोग कहते हैं कि जी शेल स्क्रिप्टिंग की अपनी है, लेकिन शेल स्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ों की सपोर्ट है जो कन्वेंशनल हमारी लैंग्वेजेस के अंदर सिंटैक्स है उसकी सपोर्ट भी है। तो अगर हम इसको फॉर लूप कस्टम करेंगे तो ये देखें इसने 5 दफ़ा प्रिंट कर दिया। तो वो फॉर लूप जो ये वो फॉर्मेट था फॉर लूप का जो कि आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर मिलता है। तो आप वहाँ से चीज़ें वहाँ से जो वहाँ पे चलती है वो यहाँ पे भी आप सक्सेसफुली उसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वाइल लूप है, उसकी एग्जांपल देख लेते हैं वाइल लूप की कि वो किस तरह रन होती है। अच्छा, वाइल लूप में और फॉर लूप में क्या होता है? वाइल लूप में हम बेसिकली कंडीशंस जब तक ट्रू रहती है तब तक जो है वो लूप चलती रहती है। फॉर लूप में तो हम एक रेंज डिफाइन कर देते हैं वैल्यू की, जबकि वाइल लूप में हम एक कंडीशन डिफाइन करते हैं कि यार ये कंडीशन अगर चलती रहे तो इट्स ओके। तो यहाँ पे हमने कहा कि वाइल नंबर इज लेस देन इक्वल टू 15, तो ये लूप चलती रहे। तो ये मकसद इस स्क्रिप्ट फाइल का समझाना ये था कि वाइल लूप को अगर आपने कंडीशन बेसिस पे चलाना हो तो आप इस तरह से उसको रन कर सकते हैं। तो ये नंबर जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू वेरिएबल जो है 1 है, 1 से ये स्टार्ट होगा, उसके बाद 2 सेकंड का पॉज आएगा और फिर नंबर में 4 इंक्रीमेंट करेगा और इस तरह से ये लूप चलती रहेगी 1 4
+8 +12 और उसके बाद ये एग्जिट कर जाएगी। तो अगर मैं इसको रन करूं वाइल लूप को, तो यहाँ पे हमारे पास देखें वो जो 1.5 सेकंड का पॉज है उसके बाद ये वैल्यू आ रही है 1 5 9 13 एंड उसके बाद ये एग्जिट कर जाएगा। तो इस तरीके से आप जो वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस, अगेन फॉर लूप जो है वो आइटरेटिव आइटरेशंस पे बेस चलता है, लिमिट वैल्यूज की रेंज होती है उसके बेसिस पे चलता है, और वाइल लूप जो है वो आपका कंडीशंस की बेसिस पे चलता है। तो ये इस तरीके से आप वाइल लूप को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो लूपिंग में एक आखिरी जो एग्जांपल है वो है केस स्ट्रक्चर की, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर हमारे पास इसके बाद फिर फंक्शंस का एक आखिरी एग्जांपल रह जाएगा, और फिर मैं आपको वो जो रहमान ने एक हमें बात की तो उसको मैं आपको करा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम यूज करेंगे केस का, तो VIM केस स्क्रिप्ट। अच्छा, अब ये देखें ये वही मेन्यू वाली जो मैं बात कर रहा था कि टाइप 1 टू डू ए टास्क, टाइप 2 टू डू 3 टास्क, टाइप 4 टू दिस टास्क, ठीक है। और यूजर से हम इनपुट ले लेंगे, प्लीज एंटर योर ऑप्शन। अक्सर आपने देखा होगा कि शेल स्क्रिप्ट आप रन करते हैं तो आपको ऑप्शन देता है कि आपने क्या करना है, तो उस ऑप्शन की वजह से फिर ये केस स्ट्रक्चर जो बड़ा कॉमन है, जो चॉइस आप देंगे, अगर आपने चॉइस 1 में दी है, ठीक है, तो ये मॉड्यूल एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपने 2 दी है तो ये मॉड्यूल एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट कमांड साथ में डाल दी हैं जस्ट टू मेक श्योर कि जी ये आप कमांड्स सेट यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 और इसी तरीके से डिफरेंट ऑप्शंस के लिए, और अगर इनमें से कोई और ऑप्शन है तो आप यहाँ पे उसको नंबर दबा करके बाहर निकाल सकते हैं और उसको यहाँ से एग्जिट भी करा सकते हैं। तो अगर आप एग्जिट कमांड देना चाहें तो आप यहाँ से एग्जिट कमांड भी दे सकते हैं, तो यहाँ से आप एग्जिट, तो इस तरह से आप उसको एग्जिट भी करा सकते हैं। सर ये तो इस जी केस स्ट्रक्चर में और नेस्टेड इफ एल्स में कोई डिफरेंस है कि बस ये दो अलग अलग तरीके डिफाइन करने के? क्योंकि नेस्टेड इफ एल्स में भी हम इसी तरह कंडीशन डिफाइन कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन नेस्टेड इफ एल्स में आपको कोड ज्यादा लिखना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप यहाँ पे सिंपल एक केस की ऑप्शंस की बेसिस पे उनके आप कोड्स वगैरह, ये थोड़ी सी जरा बेटर ऑर्गेनाइजेशन है। अदरवाइज दोनों में हमने चेज सेम एक ही चीज की है। उसमें आप एल्स इफ कंडीशन वो उसमें कंडीशंस आप डालते जाते हैं। इसमें तो सिंपल है ना कि आपने ऑप्शंस की बेसिस पे मॉड्यूल सेलेक्ट करवाना है। उसमें ये कि आप हर एल्स इफ के ऊपर एक नई कंडीशन लगा रहे होते हैं, तो एक थोड़ा सा डिफरेंस कंडीशंस पे आता है, अदरवाइज बाकी सेम। हमने जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया था एल्स इफ वाला, वो और ये इसमें कोई खास फर्क नहीं। ठीक होगा, थैंक यू। अच्छा, तो ये जनाब नॉर्मली जो मेन्यूज वाला ऑप्शन यूज होता है उसमें ये केस स्ट्रक्चर आपको शायद जो नेट से मिले इस तरह के मतलब आप अपनी कोई अपनी अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है या उसके अगेंस्ट आपने कोई इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन या ऐसा होता है ना डिफरेंट ऑपरेशंस करने होते हैं, तो उसमें फिर आपको ये केस वाला ही स्ट्रक्चर मिलेगा नॉर्मल, क्योंकि ये लोगों को ज़्यादा सूट करता है कि इसमें कोई ज़्यादा इफ एल्स वाला काम है, कोड ज़्यादा लिखना पड़ता है। अच्छा, खैर, तो इसको हम सेव कर देते हैं। अच्छा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ केस स्क्रिप्ट डॉट, आप 1 2 3 ABC जो भी आप पास करना चाहें। अच्छा, अभी देखें एक मुझे मेन्यू प्रिंट हो गया, टाइप 1 टू डू ABCD, टाइप 2 टू प्रिंट दिस, तो टास्क है ABCD 4 टास्क है। तो आप जो भी, अगर मैं लेट्स सपोज 1 टाइप करता हूँ तो 1 पे इसने मुझे कहा कि यू चूज A, और उसके नीचे मैंने एक लेट्स सपोज कमांड एग्जीक्यूट की थी, तो वो कमांड इसने मुझे दिखा दी कि आपका जो करंट यूजर है उसका ये डिटेल दिखा दी। इसी तरह मैं अगर इसको 2 यूज करूंगा तो ये मुझे मेरे यूजर की जो एजिंग की जो पासवर्ड पॉलिसीज हैं उनके हवाले से दिखा देगा, वो जो मैंने उसके अंदर लिखा हुआ कोड। और इसी तरीके से अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करके ऑप्शन 3 यूज करूंगा तो ये मुझे मेरे पास डब्ल्यूडी कमांड के अंदर जो स्टूडेंट की लाइन है वो दिखा रहा है। ये एक स्क्रिप्ट है। ये सिंपल बताने के लिए कि नॉर्मली जब आप कोई स्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूट करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब कमांड लिखते हैं तो कमांड के आगे हम कुछ पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं जी कि यूज़र ऐड, और आगे यूज़र का नाम लिखते हैं, फिर एक -m का स्विच। तो नॉर्मली कमांड के आगे जब हम कोई ऑप्शंस देते हैं तो उनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। तो उन आर्ग्यूमेंट को फिर जो आपका जो लिनक्स का जो शेल है वो उनको एक रन टाइम वेरिएबल्स के अंदर सेव कर लेता है। जैसा ये $1 है, $2, $3, $4,
ये अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा कि ये यूज़ हो रहे होते हैं। तो अगर मैं लेट्स सपोज ये मुझे कमांड दूँ, ये मैं स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करूँ आर्ग्यूमेंट का, और मैं यहाँ पे लेट्स सपोज ऑप्शन दूँ, मैं इसको खाली एंटर करता हूँ, तो ये देखें कुछ भी आउटपुट नहीं आई। लेकिन अगर मैं इसके साथ एक ऑप्शन दूँ, लेट्स सपोज मैं ऐसे कहूँ कि जी ऑप्शन या आर्ग्यूमेंट 1, ठीक है, कोई वैल्यू दे दूँ, या मैं इसके अंदर फिर कोई लेट्स सपोज कोई पास WD, पास ई, तो इस तरह कोई मैं 3 मैंने पैरामीटर पास कर दिए। पैरामीटर 1 है ARG1, पैरामीटर 2 34, पैरामीटर 3 पास्ट, ठीक है। तो मैं अगर ये कर दूं तो मैं यहाँ से एंटर कर दूंगा, तो ये देखें अब ये हमारे पास हमें कह रहा है कि आपका जो पहला आर्ग्यूमेंट था वो ARG1 था, आपका दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो 34 था, और आपका तीसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो पास था। तो ये बेसिकली जब आप किसी स्क्रिप्ट के आगे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, पैरामीटर पास करते हैं, तो वो उनको सेव कर लेता है $1, $2 और $3, इस तरीके से आपको पास कर देता है। तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि क्योंकि इसकी ज़रूरत क्यों होती है इन चीज़ों की, कि ये जो $1, 2, 3 है, कि आप फिर जब यूज़र से इनपुट लेते हैं तो आप यूज़र जब इनपुट देगा स्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट करते हुए, तो जो भी वो ऑप्शंस को पास करेगा आप उनको फिर अपने स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो जब वो कमांड मतलब देते हुए, एक तो होता है रीड कमांड, रीड -b मैसेज, तो वो हमें एक इनपुट मिल जाती है, वो अलग चीज़ है। ये है कि यूज़र जब स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहा होता है और एग्जीक्यूट करते हुए इस तरह पैरामीटर पास कर दे, उसके ऑप्शंस पास कर दे, तो वो रन टाइम के ऊपर आपकी इस तरह $1, 2, 3 जितने पैरामीटर होंगे, आप 10 देंगे तो $1 से लेकर 10 तक वो पास हो जाएंगे, और फिर आप उनको स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया कि अगली जो एग्जांपल है वो है फंक्शंस की, फंक्शंस स्क्रिप्ट की। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। इसमें बेसिकली हम थोड़ा सा, मैंने ये स्क्रिप्ट के अंदर जो बात कर रहे थे हम फंक्शंस को कॉल कर लें। जिस तरह केस स्ट्रक्चर देखा या हमने इफ एल्स स्ट्रक्चर देखा, तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी कंडीशंस की बेसिस पे या कोई ऑप्शंस की बेसिस पे हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करना चाहें तो हम इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एक्चुअल कोड जो है वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने माई डेट जो है वो एक फंक्शन का नाम है, वो मैंने कॉल किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं माई डेट, इस तरह से आप पास कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो हेलो टू एक और फंक्शन कॉल किया, और उसमें मैंने 2 पैरामीटर पास कर दिए, 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। अब ये जो 2 आर्ग्यूमेंट हैं, ये $1 में स्टोर हो जाएगा, ये $2 में स्टोर हो जाएगा, और फिर जब ये हेलो के पास जाएगा तो वो देखें यहाँ पे $1 और $2 ये आउटपुट वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो ये एक वे आउट है बताने का कि आप फंक्शंस को किस तरह कॉल कर सकते हैं। अब ये एक पूरा फंक्शन है, हो सकता है ये यूजर क्रिएशन का मॉड्यूल आपने बनाया हो, ये आपने या पैकेज इंस्टॉलेशन का मॉड्यूल, पैकेज फायरवॉल में पोर्ट अलाउ करने का मॉड्यूल, डिफरेंट मॉड्यूल्स आप बना सकते हैं टू डिप्लॉय योर सर्विस एप्लीकेशन की प्रोविजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंस्टॉलेशन का अलग मॉड्यूल हो, और फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन एंड अनइंस्टॉलेशन का अलग मॉड्यूल हो, कोई फर्दर मॉडिफिकेशन करनी है तो उसका अलग मॉड्यूल हो। आप उन मॉड्यूल्स को कंडीशंस की बेसिस से फिर आप इस तरह से कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे माई डेट कॉल किया, हेलो टू, ये दोनों बेसिकली फंक्शंस हैं जो कि हमने कॉल किया, और फंक्शन की जो बॉडी होगी वो कुछ हम इस तरह मेंशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, आखिर में रिटर्न वैल्यू ऑफ माई फंक्शन इज $रिटर्न। तो ये रिटर्न वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप किसी भी फंक्शन के जो भी कॉल करें उसके एंड में एक वैल्यू पास कर सकते हैं सिस्टम को, तो वो वैल्यू की बेसिस पे यहाँ पे आप मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि इफ $क्वेश्चन मार्क इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो इसका मतलब है कि मेथड ने, फंक्शन ने सही काम किया, आउटपुट सही आई है। अगर रिटर्न वैल्यू डिफरेंट पास हुई है तो इसका मतलब है कि देयर इज सम इशू विद योर कमांड। तो आपने जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया है, इसमें जो आपने पैरामीटर पास किए हैं, उन पैरामीटर्स से आपकी जो है वो आउटपुट जो है वो सही नहीं आई, या एरर है उसमें, या सक्सेसफुल आउटपुट है। तो इन सब चीज़ों को आप ये रिटर्न स्टेटमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रिटर्न 30 अक्सर आपने देखा होगा मेथड्स के अंदर या लैंग्वेजेस के अंदर, हम ये रिटर्न वैल्यूज के बेसिस पे हम जो है वो मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये मुझे बता रहा है कि रिटर्न वैल्यू ऑफ माई फंक्शन इज $क्वेश्चन मार्क। ये नॉर्मली जब मेथड से जब वापस आता है
तो अगर आपने इस तरह से वैल्यू पास की है तो वो वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाती है, और फिर वो आप यहाँ पे मेन कोड और लाइन ऑफ कोड के अंदर उसको डिस्प्ले भी करा सकते हैं और कंडीशन भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक और एग्जांपल थी जिसमें आप फंक्शंस को भी यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम पैरामीटर्स को भी यूज़ कर रहे हैं पास करके, और उसकी आउटपुट हम ले रहे हैं। तो लेट्स सपोज मैं इसको बाहर आता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और मैं यहाँ पे फंक्शन स्क्रिप्ट डॉट एसएच करता हूँ, तो हम यहाँ पे इसको एंटर करते हैं। अच्छा, तो ये देखें स्टार्ट है टुडे इज डेट कमांड, और उसके बाद हैव अ ग्रेट डे, और उसके बाद ये जो कमांड, ये जो डेट मेथड था उसने डेट प्रिंट करनी थी और ये कर दिया। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन था उसने बेसिकली हमने उसमें दो आर्ग्यूमेंट पास किए थे, हेलो और iTechNet। तो जैसे वो मैंने पास किए तो उसने हेलो ऑल्सो टू स्टूडेंट्स, और उसके बाद फिर उसने हेलो iTechNet ये पहला पैरामीटर था और हेलो स्टूडेंट दूसरा पैरामीटर था। तो दो पैरामीटर ये इसने पास करके डिस्प्ले करा दिए, और रिटर्न वैल्यू ऑफ माई फंक्शन इज 35। तो यहाँ पे हमने डॉलर साइन क्वेश्चन मार्क यूज किया था। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन की कोड को, तो उसके आखिर में अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट से कोई रिटर्न वैल्यू मेन पे भेजनी है, तो आप वो उस रिटर्न के कीवर्ड से यूज करके आप उसमें स्टोर करा लेंगे। वो स्टोर होगा डॉलर साइन क्वेश्चन मार्क के अंदर, तो वो वैल्यू आप इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब ये काम आप कर सकते हैं, फंक्शंस को या मेथड्स को आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।